हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ आपके क्लास 10th का जो फिजिक्स का टर्म 2 का एग्जाम होगा उसकी स्ट्रेटजी। तो रफली यदि हम माने तो हमारे पास 2 से ढाई महीने के पास जो है हमारे पास टाइम बचा हुआ है। 2 से ढाई महीने आपके पास टाइम है। तो आप मान लीजिए आपके पास ओवरऑल 2 महीने के बराबर टाइम है, ठीक है। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज हैं जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने हैं। आपके पास चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और आपके पास दूसरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इन दोनों चैप्टर्स को आपको कैसे पढ़ना है वो आप सुन लीजिए, बिकॉज टर्म 2 का जो पेपर का पैटर्न होने वाला है वो होने वाला है आपका सब्जेक्टिव टाइप का, जो 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें क्वेश्चंस होंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हो सकते हैं। अब ओपन केस बेस्ड तो आप समझते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी और आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन के बेसिस पर आपको सवालों के आंसर देने होंगे। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब ना तो यस होता है या तो नो होता है, ना नो होता है, बल्कि उनका आंसर डिपेंड करता है कि कौन उसका आंसर लिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनका आंसर आपको खुद से सोच कर लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी वहां पर होंगे, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पेपर होने वाला है। लेकिन यदि पेपर सब्जेक्टिव फॉर्म में यदि ना लिख पाने की सिचुएशन हुई ड्यू टू ओमिक्रॉन और कोविड की वजह से ऐसा कुछ हुआ, तो पेपर जो है वो टर्म 1 जैसा पैटर्न जो है वो वहां पे फॉलो किया जाएगा। यानी कि 90 मिनट्स में जो है हमें क्वेश्चंस करने होंगे सॉल्व, और जो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप पेपर के पैटर्न को देख के आप कुछ भी नहीं बता सकते अभी क्या होने वाला है, बिकॉज ओमिक्रॉन जो है आज की डेट में लग रहा है कि बढ़ेगा, तो पता नहीं कौन सा पैटर्न वहां पे फॉलो होगा। लेकिन आपके हाथ में क्या है, आपकी मेहनत है। तो आपको इन चैप्टर्स पर मेहनत करनी है, इनके कॉन्सेप्ट्स पर मेहनत करनी है, और क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए, यदि आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं दिमाग में, तो इट डज नॉट मैटर कि क्वेश्चंस के टाइप कैसे हों, क्वेश्चन मुझे टिक करना है या लिखना है। सो इट डज नॉट मैटर एट ऑल यदि आपने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया है तो। अब आपको इन दोनों चैप्टर्स को कैसे कैसे पढ़ना है, देखिए हमारी एनसीईआरटी जो बुक है वो आपकी बाइबल है, ठीक है। वो आपको पढ़ना है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। थ्योरी जो है वो आपको पूरा पढ़ना है, और थ्योरी में भी स्पेशली आपको डेरिवेशंस जो है, डेरिवेशंस आपको सारे के सारे डेरिवेशंस आने चाहिए कि सीरीज में कंबाइंड रेजिस्टर्स को जब हम करते हैं तो क्या डेरिवेशन होता है, वो सारे जो हैं जितने भी डेरिवेशंस यहाँ पे पॉसिबल हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज वो है आपके पास डेटा। कुछ जगह डेटा आपको दिया हुआ है, जैसे रेजिस्टिविटी की एक टेबल दी हुई है कि इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी इतनी है, इसकी रेजिस्टिविटी इतनी कम है। तो वहां पे डेटा आप ऑब्वियसली याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसका ज्यादा है किसका कम है। एटलीस्ट सबसे एक्सट्रीम पर जो लास्ट के 2 एक्सट्रीम और टॉप के जो एक्सट्रीम हैं उन दोनों आपको नाम पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल कौन कौन से हैं 2, और सबसे लीस्ट कंडक्टिव मटेरियल जो है वो कौन कौन से हैं 2। तो वो डेटा जो है उसका आइडिया आपको होना चाहिए कि भाई ये इसके साथ ऐसा होता है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको रटना है पूरा डेटा, बट आपको आइडिया होना चाहिए। तीसरी बात जो आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी, उन एक्टिविटीज को आप पढ़िए। यदि आपने स्कूल में किया हुआ है एक्टिविटी तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो आप उस एक्टिविटी के बारे में सोचिए कि वो एक्टिविटी कौन से थ्योरी से रिलेटेड है, और उसको एक बार सोच के देखिए कि क्यों ऐसा रिजल्ट हमें मिल रहा है, क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, क्यों ऐसा मिल रहा है। तो उस बारे में आप विचारिए, जिससे आपको जो है एक एबिलिटी आएगी कि आप खुद से सवालों का आंसर दे पाएंगे। आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं होगी या किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं होगी एग्जाम के टाइम। तो एक्टिविटी आपको करनी है, डेटा के बारे में आपको देखना है कि कौन से चीज का डेटा ज्यादा है कम है, ये बारे में आपको देखना है कि किसकी कोई क्वांटिटी ज्यादा है किसकी कौन क्वांटिटी कम है। उसके बाद बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। वो तो आई थिंक सबने कर रखे होंगे, दोबारा करने एग्जाम्पल्स। और जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, और जो आपके इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करने हैं। देखिए आप यदि कोई भी बुक कर रहे हैं ना, जैसे आप मान लीजिए एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी का हर एक सवाल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको करना है। ऐसा नहीं करना कि पहले 15 सवाल जो है आपने एनसीईआरटी के कर लिए, एग्जाम्पल्स कर लिए सारे, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करी, एक्सरसाइज कर लिए एग्जाम्पल्स नहीं किए, ये दोनों कर लिए, इंटेक्स्ट छोड़ दिए।
तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पूरा 100% फायदा आप नहीं उठा सकते। आपको 100% फायदा आपको किसी भी बुक में से आपको उठाना है तो आपको उसके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो है उसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल्स भी करना होगा, एक्सरसाइज भी करनी होगी और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने होंगे। ज्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ 2 चैप्टर हैं फिजिक्स में और बहुत ही कम सवाल जो है इसमें होने वाले हैं। और लास्ट में हमारा जो है एग्जाम्पलर जो आपके पास बुक है उसके सवाल इन दोनों चैप्टर्स के आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी जो है मस्ती मार रहे हैं और लास्ट के 15 दिनों में फिर आप वन शॉट वीडियो के भरोसे जो है जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वन शॉट वीडियो जो है आपके क्रैश कोर्स जो हैं ये तभी इफेक्टिव होंगे यदि आपने उनको लॉन्ग टर्म में जो है पूरे साल उन चीज़ों को पढ़ा होगा, उनको समझा होगा, ठीक है। वन शॉट जो है और तभी जो है उस एजुकेशन का मतलब है जिसको आप सीख पा रहे हैं, आप उसको खुद से सोच पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो तभी फायदा होगा बढ़ने का आपके क्लास 10th में होने का, कि जब आप इतना टाइम रहते हुए इन सारी चीज़ों को ऑनेस्टली जो है आप इनको पढ़ें। तो आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।